आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रवीण सोनी अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे HPSC PGT भर्ती के बारे में। आज यानी कि जो डेट ऑफ पब्लिकेशन है वो 24/6/2023 24 जून को ये एडवर्टाइजमेंट जारी हुई है। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने यानी कि HPSC ने आज PGT भर्ती के लिए एडवर्टाइजमेंट को जारी कर दिया गया है। आज की इस वीडियो में हम इस एडवर्टाइजमेंट का देखेंगे क्या क्राइटेरिया रहने वाला है, क्या सब्जेक्ट हो का क्या पैटर्न रखा गया है, एग्ज़ाम का क्या पैटर्न रखा है, फ़ीस क्या है, तो क्या क्या नई चीज़ें इसमें शामिल की गई हैं, इसके बारे में विस्तृत इस वीडियो में देखेंगे। तो जो आप PDF देख रहे हैं स्क्रीन पे, उसकी जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो है 25/2023 और कॉमर्स के लिए ये एडवर्टाइजमेंट है जो मेरे सामने है। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि HPSC ने लगभग 19 सब्जेक्ट मेवात कैडर के और लगभग 8 सब्जेक्ट हरियाणा कैडर के लिए ये एडवर्टाइजमेंट जारी की गई है। तो इस एडवर्टाइजमेंट में जितने भी सब्जेक्ट हैं, हर सब्जेक्ट के लिए एक अलग एडवर्टाइजमेंट नंबर को जारी किया है, एक अलग से एडवर्टाइजमेंट जारी की है हर एक सब्जेक्ट की, यानी कि अलग सब्जेक्ट अलग एडवर्टाइजमेंट। तो इस हिसाब से HPSC ने अब की बार एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस की है और ये इसलिए किया है क्योंकि HPSC का ये मानना है कि अगर किसी सब्जेक्ट पर केस होगा तो वो उसी सब्जेक्ट की प्रोसेस रोक दी जाएगी, बाकी की जो भर्ती है उसकी प्रोसेस को जारी रखा जाएगा। तो इस नज़रिए से HPSC ने हर एक सब्जेक्ट की एक अलग एडवर्टाइजमेंट जारी की गई है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या नया है। जो डेट ऑफ पब्लिकेशन है वो 24/6/2023 रहने वाली है। ओपनिंग डेट जब फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे जिस दिन से, वो डेट आपकी रहेगी 28/6/2023, यानी कि 28 जून से आपके फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। क्लोजिंग जो डेट रहेगी यानी कि अंतिम तिथि फॉर्म भरने की रहेगी 18 जुलाई 2023। अब रात 12 बजे तक 18 जुलाई तक ये फॉर्म भर सकते हैं और 28 जून से ये फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। एक इसमें जो अच्छी मैं बात कहूँगा इसमें दे रखी है इस एडवर्टाइजमेंट में, जिन कैंडिडेट ने 13/2019 जो 26/8/2019 को जारी की थी और 32/2022 जो 19/11/2022 को एडवर्टाइजमेंट की थी, यानी कि एक बार इस भर्ती को HSSC ने एडवर्टाइजमेंट किया था 2019 में और 2022 19 नवंबर को HPSC ने इसको एडवर्टाइजमेंट किया था। तो जो कैंडिडेट उस टाइम इस के लिए एलिजिबिलिटी रखते थे और जिन्होंने फॉर्म अपना फिल किया था, चाहे वो HSSC में किया हो चाहे वो HPSC में किया हो, तो उनके लिए इन्होंने एक छूट दी है और वो जो छूट है वो है आपकी एज रिलैक्सेशन। यानी कि अगर आप HSSC या HPSC में जो पहले भर्तियां निकली थी उसमें आपकी एलिजिबिलिटी बनती थी, एज की बनती थी, तो वही एज कंसीडर की गई है। फीस के लिए इन्होंने कहा गया जिन्होंने उसमें फ़ीस भर दी थी अब उनको इस नई एडवर्टाइजमेंट में फ़ीस भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और HTET की जो वैलिडिटी थी, अगर आपकी उस टाइम जब आपने HSSC या HPSC में फॉर्म फिल किया था और जो HTET उस टाइम वैलिड था आपका, तो वही डेट आपकी वैलिडिटी की मानी जाएगी। यानी कि अगर अब वैलिडिटी ख़त्म होगी तो अगर उस टाइम आपने भरा था तो आपका HTET जो है वो वैलिड माना जाएगा। ये सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट के लिए होगा जिन्होंने उस टाइम फॉर्म अपना फिल किया था। अगर कोई नया कैंडिडेट है उसने उस टाइम फिल नहीं किया था और अब वो फिल करेगा तो उसकी HTET की वैलिडिटी उसकी डेट के हिसाब से मानी जाएगी। लेकिन जो पुराने कैंडिडेट है जिन्होंने उन भर्ती में फिल किया था, चाहे वो 2019 में किया हो HSSC की या 2022 में, तो उनको एज, फीस और HTET का जो रिलैक्सेशन है वो HPSC के द्वारा दिया गया है। जो कैटेगरी वाइज जो पोस्ट डिवाइड की गई है, जो इन्होंने तरीका अपनाया वो इस भर्ती में दे रखा है। और जैसे इसकी बात करें तो यहाँ पर टोटल पोस्ट हैं, जनरल की कितनी है, SC की कितनी है, BC की कितनी है, कितने % रिलैक्सेशन है, जैसे फीमेल कैंडिडेट को 33% रिलैक्सेशन है, ESM को 5% है। तो ये चीज़ें यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट करके इस एडवर्टाइजमेंट में दी गई हैं। जिन रूल के हिसाब से, जिन रूल के आधार पर HPSC ने इसको एडवर्टाइजमेंट किया हो, इन्होंने उसको मेंशन किया है। ये रूल है 2012 के। 2012 में जो स्कूल एजुकेशन कैडर के जो ग्रुप B की पोस्ट है, सर्विस रूल 2012 थी, उनके हिसाब से ये एडवर्टाइजमेंट जारी की गई है। ये बताया गया है इसकी इन रूल के हिसाब से इस एडवर्टाइजमेंट को पब्लिश किया। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की अगर बात करें कि एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या रखी गई, तो PGT के लिए आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए और वो होनी चाहिए 50% से। कुछ अलग अलग सब्जेक्ट हैं जिनके हिसाब से इसमें चेंज आपको मिलेगा, जैसे कि कॉमर्स है तो कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इसमें होनी चाहिए। तो
अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से जो मार्क्स आपके रखे गए हैं वो इस एडवर्टाइजमेंट की बात करें तो 50% मार्क्स आपके पोस्ट ग्रेजुएट में होने चाहिए। इसके साथ आपकी बीएड होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, ये आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और साथ ही इन्होंने लिखा कि आपकी मैट्रिक्स यानी कि 10th क्लास में या तो आपकी हिंदी हो या संस्कृत हो, कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए। और यदि आपके 10th में नहीं है तो ये आपकी +2 बीए और एमए के अंदर एक हिंदी सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए। तो ये इन्होंने रखा है कि आपकी 10th के अंदर मैट्रिक्स और संस्कृत में से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए। सर्टिफिकेट की अगर बात करें तो सर्टिफिकेट में एचपीएससी ने बताया है कि आपका जो पीजीटी के लिए जो माना जाएगा वो एचटेट ही माना जाता है, तो एचटेट आपका होना चाहिए। एचटेट मतलब हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगर आपका वो नहीं है तो आपका फिर एसटेट होना चाहिए, यानी कि स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। इनमें से कोई भी एक आपका होना चाहिए, एचटेट या एसटेट। ये एसटेट पहले हरियाणा गवर्नमेंट लेती थी, अब एचटेट लिया जाता है, तो आपका एचटेट ही लगभग रहेगा, तो आपका एचटेट इसमें वैलिड माना जाएगा। और एचपीएससी ने एक कंडीशन और दी है कि कंसेंट गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, कि आपका गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए। वो गुड एकेडमिक रिकॉर्ड कौन सा होना चाहिए उसकी इन्होंने बात की है, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड की। एक मिनट, जो गुड एकेडमिक रिकॉर्ड की बात की है, कंसेंट गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, वो आपका होना चाहिए एज पर स्कूल कैडर ग्रुप 20 जो कि सर्विस रूल है जो ग्रुप बी के लिए, उनमें गुड रिकॉर्ड की अगर बात करें तो आपके अमेंडमेंट डेट ये थी। और कंसेंट गुड एकेडमिक रिकॉर्ड मींस द कैंडिडेट हैविंग 50% मार्क्स टेकिंग एवरेज ऑफ एनी 3, आपके 50% होने चाहिए और वो भी एवरेज होने चाहिए। आपकी कौन कौन सी डिग्री में इन्होंने बात की है, एनी 3 एग्जामिनेशन, आपके 3 एग्जामिनेशन में, या आपकी 10th +2 ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, ये आपकी डिग्रियां जो होती हैं इनमें से आपके 10th बीए +2 और पोस्ट ग्रेजुएशन किसी 3 में, एज द केस में भी, यानी कि किसी 3 में आपके जो एवरेज मार्क्स होने चाहिए वो 50% आपके होने चाहिए। तो ये इन्होंने गुड एकेडमिक रिकॉर्ड में शामिल किया है कि आपके 10th +2 ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किन्हीं 3 के अंदर एवरेज मार्क्स जो हों वो 50% हों आपके। तो आप एवरेज निकाल के देख लीजिएगा, अगर एवरेज 50% है तो ही आप इसके लिए एलिजिबल समझे जाएंगे। कंप्यूटर के लिए इन्होंने अलग से बात की है कि अगर 50% तो ये आपके अदर सब्जेक्ट के लिए, और अगर कंप्यूटर की बात करें, कंप्यूटर साइंस, एंड इन केस ऑफ पीजीटी कंप्यूटर साइंस द कैंडिडेट मस्ट हैव एटलीस्ट 55% मार्क्स इन पोस्ट ग्रेजुएट। तो आपके पोस्ट ग्रेजुएट के अंदर 55% होने चाहिए, या फिर ग्रेजुएशन के अंदर आपके 55 होने चाहिए। जैसे कि बीटेक वालों को कंप्यूटर में अलो करते हैं तो उनके 55% मार्क्स होने चाहिए। अब बात करते हैं एग्ज़ाम का जो स्कीम क्या रहेगी, स्कीम एंड पैटर्न ऑफ जो एग्ज़ाम आपका रहेगा। तो वो स्कीम आपकी रहेगी स्क्रीनिंग टेस्ट। इसमें आपका जो पहला पेपर होगा वो स्क्रीनिंग टेस्ट आपका लिया जाएगा, और वो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा 100 नंबर का। 100 आपके एमसीक्यू आएंगे, 1 नंबर का 1 होगा। और इस 100 को कैसे डिवाइड किया गया है, 80% ऑफ टोटल क्वेश्चन विल बी फ्रॉम द कंसर्न्ड सब्जेक्ट। जो आपका सब्जेक्ट होगा जिसमें आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन है या जिसके लिए आपने फॉर्म फिल किया है, उसके 80% आपका सब्जेक्ट कंसर्न से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो पूछे जाएंगे। एमसीक्यू बेस्ड ये होगा। तो स्क्रीनिंग टेस्ट जो आपका होगा एमसीक्यू बेस्ड होगा, 100 मार्क्स का होगा, और 80% आपका सब्जेक्ट कंसर्न, 80% होगा सब्जेक्ट। और जो रिमेनिंग रह गया, जो बाकी के 20% रह गए, वो क्वेश्चन विल बी टॉपिक ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी से वो पूछे जाएंगे, पेडागोजी, जनरल अवेयरनेस से, जनरल मेंटल एबिलिटी से, मैथ के हो गए, रीजनिंग के हो गए, आपके कोई न्यूमेरसी हो गया, डाटा इंटरप्रेशन हो गया आपका, तो हिस्ट्री के क्वेश्चन हो गए, ज्योग्राफी के हो गए, पॉलिटिकल के हो गए, इकोनॉमिक्स के हो गए, और कल्चर ऑफ हरियाणा जीके 20 में पूछी जाएगी, और वो सारी 20 में ही पूछी जाएगी। यानी कि 20 मार्क्स का आपका जो कॉमन पेपर होगा, कॉमन सब्जेक्ट्स का होगा, जैसे जर्नल हिंदी वगैरह है, अवेयरनेस है, सॉरी हिंदी तो नहीं लिखा इसमें, अवेयरनेस है, जनरल मेंटल एबिलिटी है, लेकिन अवेयरनेस में आई जाती है हिंदी इंग्लिश भी। तो ये आपका रखा गया 20% में, और 80% आपका रखा गया है स्पेशल सब्जेक्ट रिलेटेड। 100 मार्क्स का ये एग्जाम होगा, टोटल मार्क्स हैं इसके 100, और 2 घंटे का इसका टाइम रखा गया है। 2 घंटे का ये आपका एग्जाम होगा, पहला स्क्रीनिंग। ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क, सबके इक्वल मार्क होंगे, यानी कि 1 नंबर का हर एक सब्जेक्ट होगा। और एक इसमें जो दिया गया है 5th सर्कल, यानी कि आपने 5th सर्कल आपको दिए जाएंगे। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो आपको 5th कॉलम यानी कि ई सर्कल जो होगा वो भरना पड़ेगा। इफ़ नो सर्कल इज डार्कनेस, यदि आप उस सर्कल को नहीं भरते, यानी कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता और आप उस
उसको खाली छोड़ देते हैं उस क्वेश्चन को, आप ई भी नहीं भरते, ई जो सर्कल होगा उसको नहीं भरते, तो आपको नेगेटिव उसके मार्किंग आपको दी जाएगी, यानी कि 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट कर लिए जाएंगे। तो आपको अगर किसी का आंसर नहीं आता तो उसको खाली नहीं छोड़ना, फिफ्थ कॉलम उसमें आपने भरना। अगर आप फिफ्थ वाला जो ऑप्शन है नहीं भरते और खाली पेपर छोड़ देते तो कम से कम 10% आपने पेपर में ई ऑप्शन जरूर भरना, अगर आपने खाली नहीं छोड़ना। अगर आप खाली छोड़ेंगे तो यदि 10% क्वेश्चन भी आपके नहीं होते तो आपको डिस्क्वालीफाई इसमें माना जाएगा। गलत क्वेश्चन के लिए इन्होंने 1/4 मार्क विल बी डिडक्ट फॉर ईच रॉन्ग आंसर। यदि आप गलत आंसर देते हैं तो आपके 1/4 1/4 नेगेटिव मार्किंग इस एग्जाम में रखी गई है। इंग्लिश और हिंदी, ये बोथ लैंग्वेज में होगा, इंग्लिश और हिंदी में, लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे भी हैं जिनका केवल इंग्लिश में ही आपका होगा। यानी कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जो इंग्लिश और हिंदी दोनों में आएंगे, दोनों लैंग्वेज को रखा गया है, और कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जो सिर्फ इंग्लिश में ही आएंगे। इसके बाद इन्होंने रखा है कि आपको मिनिमम कट ऑफ जो रहेगी वो 25% आपकी रखी गई है, कि आपको कम से कम 25% तो पहले स्क्रीनिंग पेपर में लेने ही पड़ेंगे। एचपीएससी ने इसमें बताया कि जो आगे इस सब्जेक्ट को, इस एग्जाम को क्लियर करेंगे और जो अगले स्टेज के लिए जो बच्चे बुलाए जाएंगे वो कैटेगरी वाइज उनको बुलाया जाएगा। नेक्स्ट स्टेज के लिए जो आपका अगला सिलेक्शन प्रोसेस होगा उसमें कैटेगरी वाइज, यानी कि टोटल पोस्ट के 4 गुना या नहीं बुलाए जाएंगे, वो कैटेगरी वाइज बुलाए जाएंगे। ये इन्होंने फार्मूला इसमें बताया है। एचपीएससी ने इसमें बताया है कि इन केस वेयर द टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन इज लेस और नियरली 4 टाइम्स, यदि आपके किसी पोस्ट के अगेंस्ट 4 गुना भी बच्चे नहीं होते हैं या आपके बहुत कम बच्चे होते हैं तो कमीशन के पास ये राइट है कि वो आपको डायरेक्ट सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के लिए बुला सकता है। यानी कि अगर पोस्ट ज़्यादा है और बच्चे बहुत कम है तो ये अधिकार रखता है आयोग कि आपका दोनों में से कोई भी एक अपना सकता है, या तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव भी ले सकता है या फिर आपका सिर्फ सब्जेक्टिव नॉलेज टेस्ट एचपीएससी ले सकता है। जो ये पहला जो पेपर होगा ये एक तरह से क्वालिफाई नेचर ही इन्होंने रखा है, लेकिन कट ऑफ के हिसाब से 4 गुना ही बच्चे छाटे जाएंगे। लेकिन इन्होंने एक बात इसमें लिखी है कि जो मार्क्स आपके होंगे, जो स्क्रीनिंग टेस्ट के जो मार्क्स होंगे, टेस्ट विल नॉट बी काउंटेड फॉर फाइनल सिलेक्शन। तो इसके मार्क्स आपके फाइनल जो आपका जो टेस्ट हो, जो सिलेक्शन होगा उसमें फर्स्ट पेपर के मार्क्स आपके काउंट नहीं किए जाएंगे। अब बात करते हैं सेकंड फेज की। जो बच्चे स्क्रीनिंग में जो पास करेंगे 25% मिनिमम लेने हैं और जो कट ऑफ उसमें लगेगी, और जो 4 गुना बच्चे स्क्रीनिंग को पास करके जाएंगे वो आपके सब्जेक्टिव पेपर के लिए बुलाए जाएंगे। तो आपका जो दूसरा टेस्ट होगा वो होगा आपका सब्जेक्टिव तरीके से, यानी कि सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट इन्होंने इसमें लिखा है, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट, और इसको सब्जेक्टिव एचपीएससी करवाएगा, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट आपका, और सब्जेक्टिव ही ये पेपर रहेगा। लेकिन पिछली जो आपकी एडवर्टाइजमेंट आई थी उसमें और इसमें थोड़ा सा फर्क रखा है। उन्होंने पिछली एडवर्टाइजमेंट में कहा था सब्जेक्टिव मेथड से आपका पेपर होगा, लेकिन इसमें लिखा है सब्जेक्टिव नॉलेज टेस्ट। लेकिन अंतिम जो फैसला होता है वो आयोग का ही होता है, तो इसलिए ये सब्जेक्टिव ही आपका पेपर है। टाइम ऑफ ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन, इसका जो टाइम रहेगा वो रहेगा आपका 3 घंटे। सब्जेक्टिव पेपर आपका लिया जाएगा, 3 घंटे इसका टाइम रहेगा और 150 मार्क्स का ये होगा। और जो इसका सिलेबस है वो नीचे एचपीएससी द्वारा दे दिया गया है एनेक्सर 1 में। तो ये सिलेबस नीचे वही है जो पिछली भर्ती में था, अब की बार भी वही है। जो आपका पेपर ये होगा इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में होगा, लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनका सिर्फ इंग्लिश में ही ये पेपर लिया जाएगा। और जो बच्चे इसके लिए आगे जो 4 गुना की बात की है इन्होंने बुलाएंगे, और इसमें से जो पास करेंगे वो 35% कट ऑफ इन्होंने रखी है मिनिमम जो आपको सब्जेक्टिव पेपर के अंदर लेने हैं वो 35% नंबर ही लेने हैं। उससे ऊपर आप कितने भी ले सकते हैं, लेकिन 35 से अगर नंबर कम आते हैं आपके तो आपको फिर इसमें आगे इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया जाएगा। तो इसमें आगे बात करते हैं जो द वेटेज ऑफ सब्जेक्ट, जो वेटेज रखी गई है वो 87.5, यानी कि आपका जो सेकंड पेपर होगा, फर्स्ट स्क्रीनिंग के तो नंबर नहीं काउंट होंगे, लेकिन जो दूसरा पेपर आपका होगा सब्जेक्टिव उसके 87.5 जो नंबर हैं उनको आगे आपकी प्रोसेस जो होगी उसमें 87.5 का माना जाएगा, यानी कि 150 मार्क्स का होगा, लेकिन इसको 87.5 में डिवाइड कर लिया जाएगा। तो आगे देखते हैं इसमें फिर इंटरव्यू भी रखा गया है। इंटरव्यू आपका होगा 12.5 नंबर का, यानी कि 87.5 जो सब्जेक्टिव पेपर होगा वहाँ से, और 12.5 यानी कि परसेंटेज आपका निकाल लिया जाएगा इंटरव्यू का। तो इस हिसाब से टोटल 100% में ऐसे डिवाइड किया गया, 12.5 का इंटरव्यू और 87.5 का आपका सब्जेक्टिव पेपर में से जो नंबर आपके काउंट किए जाएंगे।
और जो आपके फाइनल नंबर बनेंगे वो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बाय द एडिंग द मार्क्स ऑफ सब्जेक्टिव नॉलेज टेस्ट एंड इंटरव्यू, यानी कि इंटरव्यू और सब्जेक्टिव नॉलेज टेस्ट के ही आपको नंबर मिलेंगे। स्केल पे की बात करें तो इसमें 47,600 से लेके 1,51,100 रुपये यूजली अलाउंस भी एप्लीकेबल टाइम, तो ये इसका स्केल ऑफ पे रहेगा। एज लिमिट की बात करते हैं तो जो आपकी एज लिमिट इसमें रखी गई है वो 18 ईयर से लेके 18 से आप ज़्यादा होनी चाहिए और 42 से आप कम होने चाहिए। और जो इसकी जो डेट रखी गई है वो रखी गई एप्लीकेशन फॉर्म द कमीशन 18/7, यानी कि 18/7/2023 तक आप 42 साल से कम और 18 से ऊपर होने चाहिए। HPSC ने 42 ईयर जो एज की जो लिमिट रखी है, लास्ट जो लिमिट होगी एज की 42 ईयर, उसमें कुछ छूट भी दी है और वो छूट दी है SC कैंडिडेट को 5 ईयर की छूट इसमें दी गई है। बैकवर्ड BC के जो हरियाणा के जो BC हैं और हरियाणा के जो SC हैं उनको 5 साल की दी गई है। और पर्सन हु कवर्ड अंडर राइट ऑफ पर्सनल डिसेबिलिटी, जो PH जो बच्चे होते हैं उनके लिए भी इसमें रिलैक्सेशन दी गई है और वो 10 ईयर ऑफ रिलैक्सेशन इन एज प्लस 5 ईयर ऑफ PW एप्लीकेशन। तो ये जो अलग अलग कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनको 10 साल की रिलैक्सेशन दी गई है। मेनली इनको SC और BC को 5 साल की इसके अंदर रिलैक्सेशन दी गई है, यानी कि आपकी जो एज मानी जाएगी वो 47 ईयर आपकी मानी जाएगी। मिलिट्री जो पर्सन है उनके लिए और विडो जो है अलग अलग से जो कैटेगरी होती है उनके लिए इसमें अलग अलग से छूट दी गई है 5-5। अनमैरिड जो वुमेन है, अनमैरिड वुमेन, उसको भी 5 साल की छूट दी गई है, यानी कि उसकी 42 की जगह 47 मानी जाएगी। एक्स सर्विसमैन वगैरह जो कैटेगरी हैं अलग अलग, उनको इसमें छूट दी गई है। जो आपका एज में जो आपका बेनिफिट मिलेगा वो सिर्फ SC BC BCA BCB EWS PWS ESM जो होंगे हरियाणा का डोमिसाइल जिनके पास होगा उन्हीं को एज में आपकी रिलैक्सेशन मिलेगी। BCA और BCB के जो बच्चे हैं उनके लिए जो BCA और B का जो सर्टिफिकेट रहेगा वो आपका फ्रेश BCA यानी कि आपका जो कैटेगरी का सर्टिफिकेट रहेगा वो आपको फ्रेश सर्टिफिकेट जो अभी पीछे बना था या आपने जो HPSC की भर्ती में आपने लगाया था पीछे जो निकली थी वही आपका सर्टिफिकेट इसमें चलेगा। बहुत ज़्यादा पुराना ये नहीं होना चाहिए। इसमें कुछ बच्चे जो हैं वो OBC का सर्टिफिकेट लगा देते तो उनके लिए कहा गया कि OBC का ही सर्टिफिकेट इसमें लगाना है उन्होंने। जब आप ये सर्टिफिकेट बनाएंगे BC का, SC का, BC का, तो आपका फादर साइड का ये चलेगा, जैसे हस्बैंड साइड का नहीं चलेगा, ये आपका फादर साइड का इन्होंने मेंशन किया कि BC सर्टिफिकेट, SC सर्टिफिकेट या जो ये सर्टिफिकेट ये आपका फादर साइड का आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर की। जो फीस आपकी रहेगी फॉर मेल कैंडिडेट ऑफ जर्नल कैटेगरी के लिए 1000 है, फीमेल के लिए 250 रुपये रखी है और SC BC के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 250 और जो दिव्यांग हैं उनके लिए कोई भी फीस नहीं रखी गई है। तो मेल के लिए आपकी जो जर्नल कैटेगरी है उनके लिए 1000 रहेगी, ऑल फीमेल चाहे वो जर्नल की चाहे वो BC की हो तो उनके लिए 250 रहेगी, चाहे वो SC की हो, और SC BC के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 250 रुपये इसमें फ़ीस जो है वो रखी। तो यही मेन वो बातें थी जो इस एप्लीकेशन में जो आपको समझनी चाहिए थी भरते टाइम। तो ये आगे इन्होंने सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो भी दिया है। एनेक्सर 1 ये है और एनेक्सर 1 में जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उनमें एनेक्सर 1 आपको मिल जाएगा और ये वही सिलेबस है जो पहले वाली जो HPSC PGT की भर्ती आई थी उसमें जो दिया गया था। तो ये आपकी भर्ती है PGT की भर्ती जो नई एडवर्टाइजमेंट हुई है और इसको आप एक बार HPSC की साइट से डाउनलोड कर लीजिएगा और इसको एक बार रीड कर लीजिएगा। उसके बाद जो आपकी जब से फॉर्म स्टार्ट होंगे उसके बाद इसको भरना है। इसमें एक बड़ी बात ये रही है, कमी इसमें मैं कहूँगा ये रही है कि इसमें एग्ज़ाम डेट के बारे में कुछ नहीं कहा, ना टेंटेटिव डेट दी गई है, ना एग्जैक्ट डेट दी गई है, ना स्क्रीनिंग टेस्ट की दी है, ना इंटरव्यू की दी है और ना ही सब्जेक्टिव टेस्ट की दी है। तो ये जो आलोचनात्मक जो दृष्टिकोण है इसका एक बाद में हम वीडियो बनाएंगे। तो यही अब तक इस वीडियो में था और यही एनालाइज हमने करना था। तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, आगे भी PGT से रिलेटेड आपको वीडियो मिलती रहेंगी और कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा आपकी कि इस पे क्या राय है। धन्यवाद।